हेलो दोस्तों, नमस्कार। समय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टीजीटी का सामाजिक विज्ञान का पेपर देखेंगे। यह पेपर जो है 2003 का है, ठीक है। ये पेपर 2003 का पेपर है। इस पेपर को हम देखेंगे। और जो इस बार यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, यह एग्ज़ाम आपका 14 और 15 मई को है, ठीक है। 14 और 15 मई। आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए हमें प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए भी कि ताकि बहुत परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और हम जब पेपर देख लेते हैं तो उसी के इर्द गिर्द के प्रश्नों को देखते हैं, तैयारी करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में दोस्तों कॉम्बिनेशन होता है और इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उस हिसाब से वो अपना पेपर लेते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इसमें से किसी 2 सब्जेक्ट से आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर लेना होता है, ठीक है। तो आज के इसमें हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्न को देखेंगे। जिन साथियों का इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उन प्रश्नों को भी करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न आ गया है। ये प्रश्न आपका जो है ये है रोडेशिया का नया नाम क्या है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है विगत वर्ष परीक्षाओं में। 2003 का प्रश्न है, बता भी दिए। यह प्रश्न है रोडेशिया का नया नाम क्या है। दोस्तों ये ऑप्शन है। जिन दोस्तों को आए इसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर दें। उससे क्या होता है कि ये क्लियर हो जाता है। जैसे आप किसी आंसर को टाइप कर दिए, हमने कोई दूसरा आंसर बता दिया तो उसमें अगर गलती हो जाती है तो व्यक्ति अगर उसे फिर दोबारा देख लेता है तो कभी नहीं बोलता है। तो आपको बताना चाहेंगे इसका जो सही जवाब है जिम्बाब्वे, ठीक है। रोडेशिया का नया नाम जो है जिम्बाब्वे है। भूतपूर्व दक्षिणी, और इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे। भूतपूर्व दक्षिणी रोडेशिया का नया नाम जिम्बाब्वे है। यह अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जबकि जारे का प्राचीन नाम जो है किनशासा है। इसमें जो जारे हैं इसका पुराना नाम किनशासा है। क्या है? किनशासा। किनशासा का इसका पुराना नाम है जारे का, और रोडेशिया का पुराना नाम जिम्बाब्वे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है। यह प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है। तो ऑप्शन पहला है ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, कांचगिरी प्रवाह और वन आरोपण। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा 4, वन आरोपण, ठीक है। वन अपरोपण है। वन का अपरोपण जो है यह विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। इसमें अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ओजोन परत का क्षरण और अम्लीय वर्षा और कांचगिरी प्रवाह ये सब पर्यावरण समस्याएं हैं। ओजोन परत के क्षरण से अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं और इसके कारण क्या होता है? चर्म रोग हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? चर्म रोग होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कहा जा रहा है प्रश्न में कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, जनसंख्या विभव कहा जाता है, प्रजनन संक्रमण कहा जाता है, फिर जननांकिक विभव कहा जाता है। तो इसमें इसका सही जवाब दोस्तों होगा
ऑप्शन 2। ठीक है। जनसंख्या में परिवर्तित की प्रक्रिया या फिर जनसंख्या का संक्रांति कहलाता है। ठीक है, जब जनसंख्या जो होता है तो उसमें यह कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला दो प्रश्न देखते हैं। हो सके तो हम सोच रहे हैं इसमें व्याख्यान कुछ प्रश्नों का करेंगे, मैक्सिमम प्रश्न को ऐसे ही हम लोग इसे प्रैक्टिस कराने का मतलब यह है कि प्रश्न मिल जाए आपको और इसका सही आंसर मिल जाए और कम समय में हम सारा प्रश्न देख सके। ठीक है, तो प्रति वर्ष या फिर प्रति इकाई, सॉरी प्रश्न दिया है प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को क्या कहा जाता है। प्रति इकाई में कृषित भूमि जनसंख्या में व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो इकाई घनत्व कहा जाता है, आंकिक घनत्व कहा जाता है, या फिर आर्थिक घनत्व कहा जाता है, या कृषित घनत्व कहा जाता है। इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, इकाई घनत्व कहा जाता है। ठीक है, किसी देश में या फिर किसी देश के कुल कृषित भूमि का देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति इकाई कृषित भूमि में लोगों की जनसंख्या निकाली जाती है। इसका एक फार्मूला होता है कायिक जनसंख्या निकालने का। ठीक है, कायिक घनत्व निकालने का, कह लीजिए कायिक घनत्व। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है ऊपर हो जाएगा कुल जनसंख्या, नीचे कुल कृषि क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को इकाई घनत्व कहा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है, सूत्र जो होता है, इकाई घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल कृषित क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि विश्व में गेहूं के बृहत्तम उत्पादन एवं निर्यातक देश कौन कौन से हैं गेहूं के। तो दोस्तों इसमें इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 4 होगा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है गेहूं में बृहत्तम उत्पादन एवं निर्यातक देश हैं। ठीक है, चीन, भारत, अमेरिका गेहूं में उत्पादन में स्थान रखते हैं और निर्यातक में अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। ऑस्ट्रेलिया अपने उत्पादन का 50% भाग को निर्यात कर देता है तथा विश्व में विश्वतम तीसरा उत्पादन देश है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विश्व में चावल में बृहत्तम उत्पादन एवं निर्यातक देश कौन सा है। चीन और भारत दोनों है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित या फिर नहीं है। ठीक है, सुमेलित कर लिया, सही नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। तो यह प्रश्न है, कहवा कहाँ पे होता है। ब्राज़ील में, चाय श्रीलंका, रबड़ मलेशिया और कपास की जो खेती होती है यह कहाँ होती है। कपास प्रमुखतः जो है आपका अमेरिका, रूस, भारत। ठीक है, यह चीन में भी होता है, चीन, अमेरिका, रूस और चीन, अमेरिका, रूस, भारत। ठीक है, तो इसका जो सही इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मैग्नीज जो है गैवेन, टिन जो है मलेशिया, बॉक्साइट जो है आपका बॉक्साइट जो है आपका सूरीनाम में। ठीक है, जो तांबा है यह जो आपका चिली में है। ठीक है, तांबा कहाँ पे है, तांबा चिली में। ठीक है,
सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पे उत्पादित होता है? चिली में। इसमें पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मैग्नीज जो है यह गैबन में है, टिन मलेशिया में, बॉक्साइट जो है सूरीनाम में। तांबा का सबसे ज़्यादा या फिर सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन में है, विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारतवर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश अमेरिका है, जबकि कागजी अखबारी कागज़ के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कनाडा है। कौन सा है? कनाडा। अखबारी कागज़ के लिए कनाडा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है। किन राज्यों में? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में करती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। यह जो है जिसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के राज्यों को लाभान्वित करती है। कौन से? तुंगभद्रा परियोजना। इसका सही जवाब ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। भारतवर्ष में किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु में। हम ऐसे ही बताते चलते जा रहे हैं, ठीक है, व्याख्या नहीं करेंगे। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लक्षी नगरों की संख्या कितनी थी? तो इसमें कितनी थी? 23। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। वेलाडीला कहाँ पर स्थित है? वेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। और यह किससे संबंधित है? तो यह लौह अयस्क से संबंधित है। वेलाडीला जो है छत्तीसगढ़ में है, यह लौह अयस्क से संबंधित है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से युग्म सही नहीं है? पंजाब जो है, पंजाब हिमालय सिंधु नदी पर, कुमायूं हिमालय सतलज, नेपाल हिमालय काली, असम हिमालय जो है ब्रह्मपुत्रा। यही गलत है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? तीस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीस्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से या फिर किस नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? भारत का पिट्सबर्ग कौन सा शहर कहलाता है? तो यह है जमशेदपुर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का पिट्सबर्ग नगर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? यह लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह है? यह अमेरिका का एक जगह है जिसका नाम है पिट्सबर्ग। ये कहाँ का जगह है? अमेरिका का। यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग हैं। उसी संदर्भ में भारत में लौह अयस्क क्षेत्र, यह जो आपका जमशेदपुर में है। ठीक, और इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हरित क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन से संबंधित है। नील क्रांति मछली उत्पादन से है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से है। और पीली क्रांति दोस्तों इसमें नहीं पूछा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। लेकिन पीली क्रांति जो है संबंधित किसे? तिलहन उत्पादन से। किसे? तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्या नहीं करेंगे प्रश्नों का, प्रयास है कि जल्दी जल्दी प्रश्नों को ख़त्म करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराया जा सके। सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है?
यह प्रश्न 2003 यूपीटीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि सौर परिवार का सबसे विशालतम ग्रह कौन सा है, तो सबसे विशालतम ग्रह बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रधान याम्योत्तर किसे कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि क्या है? पृथ्वी की जो विषुवत रेखीय परिधि है वह क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, 40,076 किलोमीटर। अगर यहीं यह ध्रुवीय परिधि पूछता तो 40,008 किलोमीटर हो जाता। ध्रुवीय जो परिधि पूछता तो 40,008 किलोमीटर, और यह पूछा है विषुवतीय परिधि। ठीक है, ये विषुवतीय परिधि पूछा है, ये ध्रुवीय परिधि। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3 है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, इसे देखिए। ग्रीनविच मध्य समय में बेरूत का समय 2 घंटा आगे और लीमा का समय 5 घंटा पीछे, और एवं बेरूत और की देशांतर रेखाएं क्या होगी? कह रहा है लीमा और बेरूत की देशांतर रेखाएं क्रमशः क्या होगी? बेरूत की जो समय का समय है 2 घंटा आगे है, लीमा का 5 घंटा पीछे। तो इसमें हम बता दें आपको, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 2 होगा, 75 डिग्री पश्चिम तथा 30 डिग्री पूर्व। और इसमें हम बताना चाहेंगे कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। ठीक है, अगर आगे का समय पीछे का समय मुझसे अनुमान लगा लिया जाए, आगे बोले तो पूर्व, पश्चिम बोले तो पीछे। ठीक है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना है? और यहाँ पे आगे की बात कर रहा है तो 2 घंटे में 30, तो ये 30 डिग्री पूर्व हो जाएगा। 15 गुणे 2 कर सकते हैं, 30 डिग्री। ठीक है, यह पूर्व हो गया। अब यहाँ पे यह है 5, तो 15 गुणे 5 कर दीजिए, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। यह पीछे है तो ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, पश्चिम डिग्री पश्चिम तथा 30 डिग्री पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो विश्व में थल क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है यह आपकी है 840 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए सही इसका है। विश्व में स्थल खंड की औसत ऊंचाई 840 है, एवं महासागरीय खंड और औसत गहराई जो है वह है 3800 मीटर। महाद्वीपों में सबसे ऊंचा अटलांटिक महाद्वीप है। महाद्वीपों में सबसे ऊंचा अगर बात की जाए तो अटलांटिक महाद्वीप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई क्या है? तो यह कितनी है? 32 किलोमीटर। भूगणित एवं भूभौतिकी संघ के अनुसार क्रस्ट की औसतन गहराई कह लीजिए या मोटाई कह लीजिए, ये 32 है। ठीक है, इसकी है क्रस्ट। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? ठीक है, टर्सरी युग में कौन सा अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा एशिया में अरावली। यह टर्सरी युग का अल्पाइन पर्वत नहीं है। बाकी सभी यूरोप में अल्पाइन, अफ्रीका में एटलस और दक्षिणी अमेरिका में जो एंडीज पर्वत हैं ये सब टर्सरी युगीन पर्वत हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। सुयस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है? सुयस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इस परत को क्या कहते हैं? शियाल कहते हैं। ठीक है। सुयस के अनुसार ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, उससे जस्ट नीचे की परत को सीमा कहते हैं, और बिल्कुल नीचे की परत को नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पंपा, इसमें देख लीजिए कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें पंपा, अर्जेंटीना के ये सब घास हैं। पंपा, वेल्ड, डाउन्स और लानोज, ये सारी क्या है? घासें हैं। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यह जो है इसका सही जवाब होगा 4, ये सुमेलित नहीं है। बाकी पंपा जो अर्जेंटाइन की घास है, वेल्ड जो दक्षिण अफ्रीका की घास है, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया की है, और लानोज जो है यह कहाँ की है? तो वेनेजुला की है। कहाँ की है? वेनेजुएला की है। वेनेजुएला की है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेगनर का प्रादेशिक विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है? पठार, पर्वत और पठारों की उत्पत्ति से। इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है यह पर्वत और पठार से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। समुद्र के सबसे गहरे भाग को या फिर भाग कहाँ पाए जाते हैं? कह लीजिए सबसे गहरा समुद्र कहाँ है, कौन सा है? तो सबसे गहरा समुद्र आपका ऑप्शन है प्रशांत महासागर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इसकी गहराई की बात किया जाए, आपको बता दें प्रशांत महासागर की जो गहराई है 4572 मीटर है। 4572 मीटर। प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है? 4572 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित क्या है? प्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से क्या संबंधित है? भूकंप। किससे संबंधित है यह? परिप्रशांत महासागरीय पेटी भूकंप से संबंधित है। ठीक है। परिप्रशांत महासागर पेटी के किनारों पर स्थित है। यह यहाँ पर विश्व का 68% भूकंप आता है। ठीक है। इस जगह पे कितना आता है? विश्व का कितना परसेंट? 68% भूकंप इस पेटी पे आता है। अतः इसे अग्निवलय भी कहा जाता है। परिप्रशांत को क्या कहा जाता है? अग्निवलय कहा जाता है। अग्निवलय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखते हैं। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में क्या अंतर होता है? विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में क्या अंतर होता है? तो यह अंतर जो होता है 12 घंटा 26 मिनट का होता है। कितने? 12 घंटे 26 मिनट। ऑप्शन सी सही इसका। यह है चंद्रमा के आकर्षण। चंद्रमा के आकर्षण से चंद्रमा के आकर्षण के कारण दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रण बल के कारण 2 बार ज्वार भाटा आता है, और इसका जो समय का अंतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति किसकी है या फिर किससे संबंधित है? तो आपको हम बता देंगे पश्मीना की जो प्रजाति है ये भेड़ है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ऑप्शन सही इसका 1 है। पश्मीना प्रजाति किसकी है? पश्मीना जो प्रजाति है भेड़ की प्रजाति है, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। इसी प्रकार से ये इसमें एक बकरी है। क्या है? बकरी।
यह किस जनजाति की है? अंगोरा जनजाति की। अंगोरा जनजाति की। किसकी? अंगोरा। जो बकरी किस जनजाति की? अंगोरा जनजाति की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शीतोष्ण। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है शीतोष्ण। एक मिनट। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं कहाँ पे? शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? इसको बता दें, ये टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन 3 होगा। टुंडा प्रदेश में लाई एवं लाइकेन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में मोटी छाल वाले झाड़ी नुमे पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग मकवी कहते हैं या फिर मकवी कहा जाता है। मानसूनी प्रदेशों में सदाबहार एवं पतझड़ प्रकार के वन चौड़े पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं और टैगा प्रदेश में कोड़धारी वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे वृक्ष पाए जाते हैं टैगा प्रदेश में? कोड़धारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड़धारी वृक्ष को बोरियल भी कहते हैं। बोरियल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है आटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि आटाकामा का जो मरुस्थल है वह मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है आटाकामा का मरुस्थल? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और यह उत्तरी चिली में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। अब आगे हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को। तो आपको बताना चाहेंगे कि इसमें अब आगे नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। हम बहुत ज़्यादा प्रश्नों को व्याख्या नहीं करेंगे और हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से हम लोग रूबरू हों और एक बार प्रश्न देखने के बाद थोड़ा सा अगर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो हम उसे सही से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर कौन सा है। यह नागरिक शास्त्र का है, पॉलिटी का प्रश्न है। ठीक है, पॉलिटी के सेक्शन का। संख्यात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? संख्यात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण जो है, जो सही जवाब है वही हम बताएंगे। केंद्र और राज्य की दोहरी सरकार है, इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो भारतीय संविधान में जो यह संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 4 है, सरकार के लिए है। नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? सरकार के लिए। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 में। किस भाग में? भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देश का वर्णन किया गया है, जो राज्य सरकारों के निर्देश के लिए है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार अपनी नीतियों में इन्हें स्थान देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो यह होती है दोस्तों मंत्रिमंडल में। प्रधानमंत्री संसद राष्ट्रपति में नहीं होती, मंत्री परिषद में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय नागरिक अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 3 है, 1955 में। 1955 में प्रथम भारतीय नागरिक अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। ये भारतीय नागरिक अर्जित
की जाती है। इसमें भारत की क्या की जाती है, नागरिकता अर्जित की जाती है। प्रथम भारतीय नागरिक अधिनियम संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। इसमें भारतीय नागरिकता को अर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपत्ति के अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया था, तो मतलब हटा दिया गया था, तो यह है क्या, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, और इसकी जगह पे इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार है। किसको, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र हित का विषय घोषित करने का किसको अधिकार है, तो राज्यसभा को। ठीक है, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत है, 39 नहीं 49 के अंतर्गत यह उपलब्ध कराया जाता है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि राज्य सूची में किसी भी विषय पर बाबत संघ अस्थायी विधान बना सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था, तो भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था, तो सन 1955 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। संसद के सदस्य के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसको संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, तो इसका ऑप्शन सही है 2, महान्यायवादी को, जिसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। संसद सदस्यों के अतिरिक्त इन्हें संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, और यह जिसे इनको मत देने का अधिकार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग लेने वाले सभी नेताओं में को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। तो जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवादों में विश्वास था, तो गोपाल कृष्ण गोखले को था। ठीक है, किसको था, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़े नेता या फिर सबसे बड़ी देन, करें गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है किसकी, पंचशील की, लोकतंत्री समाजवाद की, मजदूर आंदोलन की, साध्य साधन और पवित्रता की। तो इसका सही ऑप्शन ये है, साध्य और साधन पवित्रता की है। ठीक है, गांधी जी साध्य और साधन दोनों को पवित्र मानते थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे होम रूल लीग के सचिव बने थे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, यदि राज्य सरकार राजनीति निदेशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालना या फिर पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है, तो मतदाता कर सकते हैं। कह रहे हैं कि राज्य सरकार अगर राजनीति निदेशक तत्वों के जो इसमें क्रियान्वयन नहीं कराती है तो उसको पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है, तो मतदाता कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है, तो
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है पर राज्य की नीति निश्चितों के अंतर्गत नहीं आता है। निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, यही जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया? केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था? तो 1998 में केंद्रीय वित्त मंत्री ग्राम सभा वर्ष घोषित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है। जाति प्रथा का तत्व है। जाति प्रथा जो है क्या तत्व है? जाति प्रथा जो है दोस्तों, यह जो है आपकी चेतना बोध का तत्व है। किसका है? चेतना बोध का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, इसे देखते हैं। यह स्क्रीन पर है अगला प्रश्न। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? भारत में क्षेत्रवाद के उदय का मुख्य कारण भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा कि भारत में क्षेत्रवाद के उदय का मुख्य कारण यही था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है। आगे, लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर की? यह 1965 में। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक, रूसो के समान इच्छा जनरल बिल का तात्पर्य क्या था? रूसो के समान इच्छा जनरल बिल कह लीजिए का तात्पर्य या फिर उसका भाव क्या था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। वह जो समस्त समुदायों के हित में हो, वह जो समस्त समुदायों के हित में हो, इसका लक्ष्य सार्वजनिक कल्याण करना। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक कल्याण करना। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो राज्य के टोटल 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला जो होता है जनसंख्या, दूसरा तत्व जो है आपका प्रदेश। ठीक है, दूसरा तत्व क्या है? प्रदेश। तीसरा तत्व क्या है? तीसरा तत्व है आपका शासन और शासन। चौथा तत्व जो है यह आपका है प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता। ठीक है, प्रभुसत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? तो मैकाइवर महोदय का यह कथन है कि रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य का उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा महोदय किए थे। ऑप्शन 3 इसका सही है। यह कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इनका पूरा नाम जीन बोंदा है। ठीक है, इन्होंने 1576 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। कितने? 1576 में इनकी एक पुस्तक आती है, जिस पुस्तक का नाम है सर बुक्स ऑन द रिपब्लिक। ठीक है, इनकी एक पुस्तक आती है 1576 में, जिस पुस्तक का नाम है सर बुक्स ऑन द रिपब्लिक। ये फ्रेंच शब्द सार्वेंट की का प्रयोग इस पुस्तक में किया गया था। सार्वेंटी शब्द का प्रयोग किया था। इसको सार्वेंटी शब्द का इस पुस्तक में प्रयोग किया गया था संप्रभुता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता, यह कथन किसका है
कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और ना ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। हार्वर्ड डीन ने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता ना ही एक दूसरे के विरोधी हैं ना ही पृथक, मतलब ये एक आदर्श है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती थी? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती थी? तो वह है प्रजातंत्र का विरोध। यह फांसीवाद में पाई जाती। फांसीवाद प्रजातंत्र का, अंतर्राष्ट्रीयवाद का तथा समाजवाद का विरोध करता था, राज्य को साध्य मानता था। फांसीवाद किसको साध्य मानता था? राज्य को। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन व साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा। यह किसका विचार है? तो यह समाजवादी। ठीक है, ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति और समानता व साधन का शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समान होगी और समाज शोषण मुक्त होगा, ये समाजवाद चाहता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 5 अंग हैं। कितने अंग हैं? 5। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सब कुल 5 हैं। इसको पांचों को लिख दे रहे हैं। पहला जो है महासभा, दूसरा जो है सुरक्षा परिषद, तीसरा जो है न्याय परिषद, क्या है? न्याय परिषद, चौथा क्या है? सचिवालय, क्या है? सचिवालय, पांचवा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 5 मुख्य अंग हैं। ठीक है, हाब्स की पुस्तक ने उसे अमर बना दिया। कौन सी पुस्तक हाब्स की है जो उसे अमर बना दिया? तो वो लेवियाथन पुस्तक है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, टीजीटी पीजीटी के, कि हाब्स की कौन सी पुस्तक थी जिसे अमर बना दिया? तो वह पुस्तक लेवियाथन है। यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1651 ईस्वी में। प्रकाशित हुई थी 1651 ईस्वी में यह हाब्स की पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर है, जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया था? जेल सुधारक जो था वह बेंथम ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी सही, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है कि जेल सुधार राजनीतिक विचारक यह जो थे बेंथम ने प्रस्तुत किए थे। बंदीगृह की दुर्दशा को देखकर बेंथम ने उनके सुधार के लिए आवाज़ उठाई थी और एक गोलाकार कारावास के निर्माण का सुझाव दिया था। कैसा कारावास? गोलाकार कारावास का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर है, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? तो महात्मा गांधी के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। महात्मा गांधी जी का कहना था कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं है और धर्म के बिना राजनीतिक मौत की जाल है जो आत्मा की हत्या कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं।
इस विचार के संदर्भ में कौन सा सही है? तो रूसो महोदय का कहना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। रूसो। अगला प्रश्न, इसके मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस संशोधन में शामिल किया गया था? इसका ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखते हैं। संविधान के उद्देशिका में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था? तो यह 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। 1976 ईस्वी में संविधान की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। यह हुआ था 1976 में। इसके द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं इसके ऊपर। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो राज्यपाल में, किसमें? राज्यपाल में निहित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? संसद जब कार्रवाई चल रही होती है तो उसमें शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसका सही जवाब जो है ऑप्शन दूसरा होगा। प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय जिसमें कोई भी कार्य सूची नहीं होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल उस समय को कहा जाता है जिस समय प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय होता है। इसमें कोई प्रश्न बिना सूची कार्य के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं दोस्तों कि जिन दोस्तों को किसी प्रकार का कोई इसमें सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम लोग अब लगभग डेली ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। अगर किसी दोस्तों का इतिहास हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं तो इतिहास की क्लास लाई जाएगी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।